हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके एसएससी CHSL एग्जाम 2022 से रिलेटेड। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके एसएससी CHSL एग्जाम के लिए 25 मई से लेके 10 जून 2022 के बीच में आपके एग्जाम जो हैं वो होने वाले हैं एसएससी CHSL के लिए। तो उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो प्रीवियस ईयर के आपका एग्जाम हुआ है एसएससी CHSL का, उसके बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO लोकेटेड। तो ये काफी इजी क्वेश्चन रहेगा, DRDO का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आपका 2021 का अप्रैल में पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की, वहां पे हेडक्वार्टर लोकेटेड है DRDO का। अब यहां पे इस क्वेश्चन लेने का मतलब यह है कि बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स में, आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, उनको भी कवर किया जा सके। तो बाकी हेडक्वार्टर्स की हम बात करते हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगर आपसे पूछा जाए तो उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि एक्सिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जिसको कि IBA भी बोला जाता है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही लोकेटेड है। फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कि पॉपुलरली NABARD के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई में। फिर नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फिर आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि ADB भी बोला जाता है, इसका मंडुलोंग रहेगा, या फिर आप मनीला भी याद रख सकते हैं, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर सेल की बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। फिर आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि SIDBI भी बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करी जाए तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर है शंघई, चाइना में लोकेटेड। फिर वर्ल्ड बैंक की बात करी जाती है, जिसको कि इंटरनेशनल बैंक भी बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन DC, जो कि कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। फिर आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, जिसका हाल ही में IPO भी निकला है, काफी ज्यादा चर्चे चल रहा था। तो LIC की अगर बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में लोकेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन इन दी ईयर। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन से साल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको जो ईयर है, रामकृष्ण मिशन जो है, उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर है 1897। 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था रामकृष्ण मिशन को। आपको ईयर जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द बैटल ऑफ चंदेरी फॉट बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय। तो बाबर और मेदिनी राय, इन दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था, जिसका नाम रहेगा बैटल ऑफ चंदेरी। तो ये कौन से साल में लड़ा गया था? अब आप सबको पता होगा कि 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए थे। कौन कौन से ईयर में लड़े गए थे? 1526, 1526, 1527, 1528 और 1529। 1530 में डेथ हो गई थी बाबर की। तो इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा है इससे रिलेटेड? तो आपका आंसर हो जाएगा 1528। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी गई थी बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर के द्वारा इस बैटल को जीत लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें मुगल एम्पायर की, तो मुगल एम्पायर की नींव बाबर के द्वारा रखी गई थी। अब इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये सब जो बैटल्स लड़े गए थे मुगल एम्पायर के, उनके ईयर्स आपको पता होने चाहिए। तो एक बार वो देख लेते हैं हम। तो मुगल एम्पायर की अगर बात करी जाए तो 1526 से लेके 1857 तक मुगल एम्पायर का टाइम आता है, जिसमें सबसे पहली जो बैटल लड़ी गई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी 1526 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और इस्टेब्लिश करा था मुगल एम्पायर को, और ये एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको ईयर याद रखना है 1526। फिर दूसरी बैटल लड़ी गई थी बाबर के द्वारा बैटल ऑफ खनवा 1527 में, जिसमें कि बाबर ने राणा सुंगा को हरा दिया था, जो कि मेवाड़ के रहेंगे, और उनके अलाइज को, इन सबको हरा दिया गया था बाबर के द्वारा।
ये दूसरी बैटल थी बाबर के द्वारा जो लड़ी गई थी। फिर तीसरी हमने अभी क्वेश्चन में ही कवर करी। फिर चौथी आती है बैटल ऑफ घाघरा, जो कि 1529 में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने ज्वाइंट फोर्सेस थी अफगान की और सुल्तान ऑफ बंगाल की, इनको हरा दिया था। फिर 1530 में डेथ हो गई थी बाबर की। फिर उसके बाद बैटल ऑफ चौसा आता है। बैटल ऑफ चौसा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, 1539 में लड़ी गई थी, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की 3 बैटल होती है आपकी, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल और थर्ड बैटल। तो सेकंड बैटल जो लड़ी गई थी 1556 में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर ने हरा दिया था हिंदू किंग हेमू को। फिर बैटल ऑफ हल्दीघाटी अगर आपसे पूछी जाए तो 1576 में लड़ी गई थी, जिसका कोई डिसीजन नहीं निकला था। ये लड़ी गई थी आपका राजा मानसिंह ऑफ मुगल एम्पायर और राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, इन दोनों के बीच में इस बैटल को लड़ा गया था। फिर बैटल ऑफ समूघर जो लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी आपकी 1658 में। औरंगजेब और मुराद बख्श ने हरा दिया था दारा सिकोहा को। इसमें औरंगजेब और मुराद बख्श जो थे ये एक तरफ से लड़े थे। फिर बैटल ऑफ खंजवा की बात होती है तो ये 1659 में लड़ी गई थी, जिसमें औरंगजेब ने हरा दिया था अपने भाई को, जिनका नाम रहेगा शाह शुजा, जो कि भाई थे औरंगजेब के, उनको हराया था 1659 में। फिर बैटल ऑफ करनाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, 1739 में लड़ी गई थी। इसमें क्या चीज आपसे पूछी जाती है वो हम आगे बात करते हैं। तो इसमें नादिर शाह के द्वारा हरा दिया गया था मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को। और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि इन्होंने लूट लिया था मुगल का जो ट्रेजर था, जिसमें कि जो पिकॉक थ्रोन मोस्ट इंपॉर्टेंट और कोहिनूर डायमंड, ये दोनों चीजें लूट ली गई थी नादिर शाह के द्वारा बैटल ऑफ करनाल में 1739 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बिस्नो राजबरी नेशनल पार्क लोकेटेड। तो बिसन राजबरी नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? आपसे बिसन नेशनल पार्क पूछा जा सकता है या फिर आपसे राजबरी नेशनल पार्क पूछा जा सकता है, दोनों एक ही रहेंगे। ये कहां पे लोकेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा स्टेट का आपका नेशनल पार्क है बिसन नेशनल पार्क या फिर राजबरी नेशनल पार्क। यहां पे कौन सी स्टेट की बात हुई है? तो यहां पे त्रिपुरा स्टेट की बात हुई है। अगर त्रिपुरा की बात करी जाए तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। यूनाइटेड टेरिटरी का एक दर्जा मिला था त्रिपुरा को 1 नवंबर 1956 में। उसके बाद इसको स्टेट का दर्जा मिला है 21 जनवरी 1972 को। 8 डिस्ट्रिक्ट है टोटल आपके त्रिपुरा स्टेट में। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ मिनिस्टर है करंट टाइम में बिप्लब कुमार देव, जो कि हैं बीजेपी से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं आपके जिष्णु देव वर्मा बीजेपी से। लेजिस्लेचर की अगर बात करी जाए तो यूनिकैमरल रहेगी, जिसमें 60 सीट्स आती हैं। स्टेट एनिमल की अगर बात करी जाए तो फेयर लीफ मंकी जो है इनका स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड कौन सी है? तो ग्रीन इंपीरियल पिजन स्टेट बर्ड है त्रिपुरा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे हमारी जो बात हुई है वो हुई है नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जो पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले रहेगा हमारा अनाईमुद्दी शोला, या फिर दूसरा हमारा रहेगा इराविकुलम नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? आपके केरला स्टेट में। अंशी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क हैं आपके कर्नाटक स्टेट में। फिर आता है बालपक्रम नेशनल पार्क, कहां पे है? मेघालय स्टेट में। फिर बंधवगढ़ नेशनल पार्क आपका लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में। बेटला नेशनल पार्क है आपका झारखंड में। भितरकनिका नेशनल पार्क लोकेटेड है आपका उड़ीसा स्टेट में। ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये दोनों लोकेटेड है आपके गुजरात स्टेट में। कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गलाथिया नेशनल पार्क, ये दोनों आपके लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। अगर आपसे चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क पूछा जाए तो ये आपका है महाराष्ट्र स्टेट में। डचिगम नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क। फिर हेमिस नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? तो वो आपका हो जाएगा यूनियन टेरिटरी में। कौन सी? लद्दाख। लद्दाख में लोकेटेड है आपका हेमिस नेशनल पार्क। अगला आता है आपका दिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, जो कि अभी हाल ही में ऐड किया गया था। फिर देहिंगपटनई नेशनल पार्क और रमोना नेशनल पार्क, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। तीनों लोकेटेड है आसाम स्टेट में। फिर दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश स्टेट का, जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट रहेगी। फिर गोरुमरा नेशनल पार्क और जल्दापरा नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है दोनों आपके वेस्ट बंगाल स्टेट में। तो ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। टोटल इंडिया के अंदर 106 नेशनल पार्क्स हैं। उसकी सेपरेट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको सारे नेशनल पार्क्स कवर कराए जा चुके हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जिसमें कुछ स्टैटिक के टॉपिक्स हैं, कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। हर एक टॉपिक ऐसा टॉपिक चुना गया है, सेलेक्ट किया गया है, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज रणजी ट्रॉफी एसोसिएटेड? तो रणजी ट्रॉफी जो रहेगी ये आपके कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो क्रिकेट जो गेम रहेगा उससे रिलेटेड है आपकी रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी काफी फेमस एक स्पोर्ट है इंडिया का, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका नेशनल लेवल पे खेला जाता है। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड रहता है, जिसमें कि काफी बड़े बड़े आपके इंडियन क्रिकेटर्स भी रहेंगे जिनके द्वारा इनमें मैच खेले गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे ट्रॉफीज से रिलेटेड बात करी गई है, तो कुछ ट्रॉफीज और कप्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स देख लेते हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहते हैं। तो डेविस कप किससे रिलेटेड होता है? तो टेनिस का टूर्नामेंट होता है, पुरुषों का, मेंस का। फिर लॉर्ड डर्बी कप जो होता है ये रग्बी से रिलेटेड होता है। होलकर ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिज से रिलेटेड होती है। ये क्वेश्चन आपका CHSL में ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। फिर मर्डेका कप आपका होता है फुटबॉल से रिलेटेड, एक एशियन कप रहता है। राइडर कप जो होता है ये गोल्फ से रिलेटेड होता है, ये भी पुरुषों का गेम होता है, मेंस का गेम होता है। सुल्तान अजलन शाह कप जो होता है ये फील्ड हॉकी से रिलेटेड होता है, ये भी मेन का होता है। आपसे इसकी कंट्री भी पूछी जाती है कि सुल्तान अजलन शाह कप जो होता है ये कौन सी कंट्री रहेगी जो कि ऑर्गेनाइज कराती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम काफी बार अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर आता है थॉमस कप जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये भी मेन का कप रहेगा। फिर आता है ऊबर कप, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये महिलाओं का एक कप रहता है। फिर वॉल्कर कप की अगर बात करी जाए तो ये गोल्फ से रिलेटेड है। विलियम जॉन्स कप जो होता है ये बास्केटबॉल से रिलेटेड रहेगा। विंबलडन ट्रॉफी जो कि स्लैम टूर्नामेंट्स में गिना जाता है, ये आपका टेनिस का एक टूर्नामेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ टेम्परेरी फाइल? तो टेम्परेरी फाइल आप नाम से ही आप आंसर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं कि टेम्परेरी फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन जो है, उसका विस्तार जो है, इनमें से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा .tmp। तो TMP शॉर्ट फॉर्म ही आप मान सकते हैं टेम्परेरी की, तो .tmp आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार्डी, ईगल एंड एल्बाट्रोस आर ऑल टर्म्स यूज्ड इन? तो बार्डी, ईगल और एल्बाट्रोस ये तीन जो टर्म्स होती है ये किस चीज में यूज करी जाती है? कौन सा स्पोर्ट रहेगा जिनमें इन तीनों शब्द का यूज किया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी देखने को मिलते हैं आपके CHSL के एग्जाम में। तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्फ। तो गोल्फ जो गेम होता है वो आपका उसमें 3 टर्म्स यूज किए जाते हैं, जो कि रहेंगे बार्डी, ईगल और एल्बाट्रोस। ये तीनों टर्म्स आपके गोल्फ जो टूर्नामेंट होता है, जो गोल्फ स्पोर्ट्स होता है, उससे रिलेटेड आपका होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स? तो सबसे ज्यादा जो मून्स होते हैं वो कौन से प्लैनेट के पास हैं? कौन से प्लैनेट में सबसे ज्यादा मून्स हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सैटर्न। सैटर्न जो एक प्लैनेट है आपका, उसमें सबसे ज्यादा जो मून है वो रहेंगे, सबसे नंबर जो ज्यादा है मून का वो है आपका सैटर्न में। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स ऑफ तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगन? तो कौन सा फेस्टिवल है तमिलनाडु का जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड मुरुगन को? तो आपका आंसर हो जाएगा थाई पोसम। थाई पोसम जो है एक फेस्टिवल रहेगा आपका, तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड है और ये डेडिकेटेड होता है लॉर्ड मुरुगन को। तो डेडिकेटेड जो होते हैं, जो आपके फेस्टिवल्स किसको डेडिकेटेड है, ये क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी होता है, तो ये जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी तीनों जो है आपके ओपन सोर्स हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है ओपन सोर्स आपका इनमें से कौन सा नहीं है। तो विंडोज आपका ओपन सोर्स नहीं है। चंपारण सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो कि इंडिया में उनके द्वारा लॉन्च किया गया था।
तो 1915 में आपको ध्यान होगा 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो 1915 के बाद महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा एक आपका सत्याग्रह रहेगा जो कि लॉन्च किया गया था? तो 1915 के अराउंड आपका कौन सा ऑप्शन है? 1917। 2 साल बाद 1915 के 2 साल बाद 1917 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था चंपारण सत्याग्रह को। What kind of soil is most suitable for growing cashew nut? तो कैशू नट, काजू जो होते हैं उनको ग्रो करने के, उगाने के लिए कौन सी मिट्टी है जो कि सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा रेड लेटराइट सॉइल। रेड लेटराइट सॉइल जो होता है ये सबसे ज्यादा सूटेबल रहता है, सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा आपका उगाने के लिए कैशू नट को, काजू को उगाने के लिए सबसे जो अच्छी मिट्टी रहती है, जो जिसमें सबसे अच्छी तरीके से काजू जो होते हैं वो उगते हैं, वो आपकी होती है रेड लेटराइट सॉइल। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना? तो ये आपका 2021 के अराउंड का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। अभी हो सकता है आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए, लेकिन इससे रिलेटेड हम जो अपॉइंटमेंट है उसको पूरा कवर करेंगे। तो आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये आपका पिछला जो 2021 का CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन है तेलंगाना की? तो आपका आंसर हो जाएगा हीमा कोहली। हीमा कोहली पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी तेलंगाना स्टेट की। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग कर दिया गया था, उसके बाद पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है आपकी हीमा कोहली। अब यहां पे हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे जनवरी से लेके अप्रैल 2022 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के लिए। तो इसरो के नए चीफ चुने गए हैं एस सोमनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। अभी तक के सिवान थे, के सिवान के द्वारा अब खत्म हो चुका है उनका कार्यकाल। अब एस सोमनाथ के द्वारा इसरो का चीफ का जो पद है वो संभाला जाएगा। फिर आता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको SCO के नाम से जाना जाता है। जैंग मिंग जो है इसके हेड चुने गए हैं। पाकिस्तान की पहली वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट की कौन रहेंगी? आयशा मलिक। फिर अगर चेयरमैन और CEO पूछे जाए रेल बोर्ड के, नए कौन बने हैं? VK त्रिपाठी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? V अनंत नगेश्वरन। प्राइम मिनिस्टर चुना गया है बारबाडोस का मिया अमोर मोटले को। न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9th मेंबर के रूप में इजिप्ट को ऐड किया गया है। नए चीफ कौन चुने गए हैं इंडियन आर्मी के? तो वो है मनोज पांडे। पहली वुमेन हेड चुनी गई हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की अलका मित्तल। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एंटी टेररिज्म कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है TS त्रिमूर्ति को। CEO किसको चुना गया है? विस्तारा एयरलाइन का विनोद खन्ना को। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं? संजय कुमार सिंह। फिर IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का नया पद बनाया गया है, गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। इससे पहले ये क्या थी? तो इससे पहले ये चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर थी। चीफ इकोनॉमिस्ट थी आपकी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। हक्की, पिक्की एंड सिद्धि आर डैश फ्रॉम कर्नाटका। तो हक्की, पिक्की और सिद्धि ये तीनों चीज क्या है? कर्नाटका स्टेट से। तो आपका आंसर हो जाएगा लैंग्वेजेस। तो ये तीनों आपकी लैंग्वेजेस हैं आपकी कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड। कर्नाटका स्टेट की तीनों लैंग्वेजेस हो जाएंगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड? तो पाथवे टू गॉड जो ये बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी आपके ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल है पाथवे टू गॉड। अब यहां पे अगर हम बात करें बुक्स एंड ऑथर्स की, तो जो बुक्स एंड ऑथर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके SSC CHSL एग्जाम के लिए, हम उनको एक बार देख लेते हैं। इसमें जो आपकी जो मॉडर्न जो हमारा फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड का टाइम रहता है उससे रिलेटेड ही आपको बुक्स जो हैं वो कवर कराई गई हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड था। तो हम इनकी बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं उनको देखते हैं। तो हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और की टू हेल्थ, ये तीनों बुक लिखी गई हैं महात्मा गांधी के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बुक रहेंगी इंडिया विंस फ्रीडम और गुबार ए खातिर। मनमोहन सिंह जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा चेंजिंग इंडिया बुक को लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्रधानमंत्री थे इंडिया के, उनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक को लिखा गया था। और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों बुक हैं जवाहरलाल नेहरू की। प्रणब मुखर्जी की बुक रहेंगी चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। सरोजनी नायडू की बुक रहेंगी गोल्डन थ्रेशोल्ड, एग्जाम में पूछी जाती है, द ब्रोकन विंग्स और सिंग्स सॉन्ग्स, यहां पे सॉन्ग्स होगा, गलत हो गया, सिंग्स नहीं है, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ।
फिर सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करी जाए तो द इंडियन स्ट्रगल ऑफ 1920 टू 1942 और एन इंडियन पिलग्रिम, ये दोनों बुक हैं सुभाष चंद्र बोस की। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, इनकी बुक रहेगी माई अनफॉरगेटेबल मेमोर। एपीजे अब्दुल कलाम की बुक रहेगी विंग्स ऑफ फायर, इनडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स। दादा भाई नरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बुक रहेगी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की बुक रहेगी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। राजेंद्र प्रसाद की बुक रहेगी इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन दी वेदास। ये दोनों बुक हैं आपकी बाल गंगाधर तिलक की। इनके अलावा और भी काफी सारी बुक्स हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई हैं। उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। लीडर्स के नाम से बुक्स एंड ऑथर्स, लीडर्स के नाम से आपको बुक मिल जाएगी, आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आपको इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। एसएससी सीएचएसएल पे फोकस करके इन क्वेश्चंस को बनाया गया है, तो आप इसको जरूर फॉलो करें। इसी तरीके की और भी वीडियोस आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराई जाएंगी आपके एग्जाम्स तक। फिर एग्जाम्स के बाद जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे, आपको एनालिसिस भी डिटेल में प्रोवाइड कराई जाएगी चैनल पे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी ई बुक्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको बाय कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उनसे डायरेक्ट आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।